देखो यार, नए साल की शुरुआत हम WWE फैंस के लिए तो बहुत अच्छी होने वाले हैं, क्योंकि मजे की बात ये हुई है कि 1 जनवरी को ही, जो मतलब हमारे यहाँ देखा जाए तो 2 जनवरी होगा, लेकिन 1 जनवरी को मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है। इसकी टिकट सेल्स भी ऑलरेडी 9,000 की है और ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो चुकी है 8,500 के आसपास, और जो बिकने वाले बाकी हैं वो 700 टिकट्स के आसपास है। और ये वाला जो शो है ना, इसके लिए ऑब्वियसली बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज है, साल का पहला रॉ का एपिसोड है, तो WWE कुछ बहुत बड़े प्लान्स रखेगी। और अभी आपको पता है कि जो WWE में अभी पिछले कुछ एक हफ्ते से जो फ्रेश माहौल आया है, उसी चीज को कैरी करते हुए WWE पूरे रोड टू रेसलमेनिया में जाने वाली है, फिर रेसलमेनिया भी आएगी। तो अगले साल के जो पहले मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है, उससे आप लोग काफी सारी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, कुछ बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें होगी, क्योंकि जब ऐसे स्पेशल ओकेजन पे कोई एडिशन आता है रॉ या स्मैकडाउन को, तो WWE इसको बहुत स्पेशल बनाती है, तो वो चीज हो सकती है इस बार रॉ से। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जो अभी स्मैकडाउन का एपिसोड गया उसकी व्यूअरशिप के साथ में। और मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट क्या बोलूंगा, थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, मुझे क्या लेना देना भाई। जो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप है वो 2 मिलियन से नीचे गई है। इस हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप आई ओवरनाइट, वो 1.952 मिलियन व्यूअर्स है। और इससे पहले जो एपिसोड था वो तो FS1 के ऊपर था, तो वो तो 1 मिलियन से नीचे था, उसकी तो बात ही नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले 2.2 के आसपास थी। तो अभी भी देखा जाए तो सर्वाइवर सीरीज में जो बम फटा, वो बम सिर्फ मंडे नाइट रॉ तक ही लिमिटेड रहा, क्योंकि वहां पर फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे CM पंक को। बाकी स्मैकडाउन को ऐसा कोई खास फायदा नहीं हुआ। और इस बार ये कहना पड़ेगा कि स्मैकडाउन और रॉ की व्यूअरशिप बिल्कुल आसपास और बराबर ही आई है। ये चीज देख के अब तो कह सकते हैं कि पार्टीज हैं एडम पियर्स वाली और निकोल डेस वाली। तो एडम पियर्स की जो पार्टी है, शायद वो इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ से बहुत ज्यादा खुश हुई होगी। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और रोमन रेंस वर्सेस CM पंक, इस मैच के बारे में आपको अपनी पिछले कुछ वीडियो से बता रहा हूं, क्योंकि इवेंचुअली WWE को इस चीज के ऊपर जाना ही है। तो अब इसके बारे में हमको थोड़ी और क्लैरिटी मिली है, और ये स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड रिपोर्ट करता है कि जैसे ही WWE सेथ रॉलिंस और CM पंक से डन होगी, तो उसके बाद जो WWE का सारा फोकस होने वाला है वो होगा CM पंक वर्सेस रोमन रेंस के मैच की तरफ। और उसके बाद से जो भी हर एक चीज होने वाली है वो रोमन रेंस और CM पंक की फ्यूड को मद्देनजर रखते हुए करी जाएगी। और इसके बारे में ये भी और चीजें सामने आई है कि WWE एक परफेक्ट मूवमेंट का वेट करेगी कि वो जितना ज्यादा हो सके ये CM पंक और रोमन रेंस के मैच से कैपिटलाइज कर सके, क्योंकि WWE जानती है ये वंस इन अ लाइफ टाइम जैसा कुछ मैच है। ऑब्वियसली बहुत बार इनके हो सकता है रीमैचेस हो जाएं, लेकिन जब ये पहली बार होगा तो ये मतलब अभी वाले के हिसाब से, जो अभी का रोमन रेंस और अभी का जो CM पंक है उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो उस हिसाब से ये एक ही बार WWE के पास करने के लिए मौका है। तो अभी एक बार CM पंक और सेथ रॉलिंस का जो बिजनेस है वो फिनिश हो जाए, तो उसके बाद जो गाड़ी है वो आपकी सीधा CM पंक और रोमन रेंस के ऊपर आने वाली है। और ये बात मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे जो डाई हार्ड CM पंक फैंस हैं वो रोमन रेंस को पसंद करना शुरू करेंगे, और जो डाई हार्ड रोमन रेंस के फैंस हैं वो CM पंक को पसंद करना शुरू करेंगे जब इनकी फ्यूड हमको एक्चुअल में WWE टेलीविजन पर स्टोर लाइन में दिखनी शुरू हो जाएगी। मैट रिडल के बारे में गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है वो आप लोग इस ट्वीट से ही देख सकते हो। रिडल ने जो है उनका जो बेबी है वो इस दुनिया में एंटर कर चुका है, और यहाँ पे लिखने बड़ा क्यूट सा कैप्शन है, लिटिल मैथ्यू हैज जस्ट एंटर्ड द वर्ल्ड। और साथ में लोग जो है बधाइयां दे रहे हैं मैट रिडल को, और सारे उनके बारे में जो अच्छी अच्छी मस्त बातें चल रही हैं। रिडल बंदे ने बातें तो कुछ बोली हैं WWE के रिलीज होने के बाद से, लेकिन रिडल ऐसा आदमी है भाई, उस बंदे को क्योंकि कोई सीरियसली नहीं लेता, तो उनकी अच्छी बातें या बुरी बातें सारी एक होलसम तरीके से चीजों में ही काउंट हो जाती है। बस हरकतें उल्टी सीधी रहती है, इसके लिए उनको जो है फटकार भी पड़ती है, और इसलिए वो रिलीज भी हो गए थे कंपनी से। बाकी उनकी लाइफ तो बढ़िया ही चल रही है। और मैंने आपको बताया था कि उन्होंने किसका अपना वो वर्ड नहीं बोलूंगा मैं, उस चीज़ का बिजनेस भी शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे अभी पता चला भाई ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकते, वो बोल के थोड़ा यूट्यूब में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका बिजनेस शुरू कर दिया। तो भाई सही बंदे ने सही तरीके का बिजनेस स्टार्ट किया है। रैंडी ओर्टन के बारे में बात करते हैं गाइस। तो अभी आपको पता है ये जो 2019 से इस चैनल पर एक्टिव हैं, अब तो सोच के लगता है भाई 2019 से एक्टिव है, क्या मतलब इतना टाइम हो गया चैनल पे ऐसे वीडियो बनाते बनाते, डेली बनाते बनाते। तो रैंडी ओर्टन के बारे में मैंने आपको बताया था, उस टाइम पे वो टीज कर रहे थे, याद होगा कि AEW में मैं जा सकता हूं, ऐसे वैसे उन्होंने इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें बोली थी, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, जो कि 5 साल का था, और 2024 तक उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो चलने वाला था। तो अब इसका क्या मतलब है कि 2024 में रैंडी ओर्टन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर WWE में आएंगे नहीं। तो मैं आपको पता भी है पॉलिसी वैसे कि WWE जब कोई सुपरस्टार इंजरी या फिर किसी ब्रेक की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, जाता
है तो WWE के कॉन्ट्रैक्ट को फ्रीज कर देती है कि वो वहीं पे रुक गया और उसके बाद जो भी डेट्स हैं, जो भी उसने महीने या फिर साल मिस किए हैं, वो उसके कॉन्ट्रैक्ट में ऐड हो जाते हैं। तो इस हिसाब से 2024 नहीं 2026 तक तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भी रैंडी ऑर्टन WWE में ही है। और बाकी हमने उनका वाला साइन देखा था जिसमें वो 10 साल बोल रहे थे और बाद में मैंने बोला नहीं था आपको कि यार 10 साल सोना तो कहीं नहीं दिया, लेकिन एक दूसरा एंगल से मैंने देखा था कि 10 साल 10 मोर ईयर्स करके वो बोल रहे थे। इसका मतलब क्लियर है भाई, रैंडी ऑर्टन की कोई इंटेंशन नहीं है दूसरी कंपनी में जाने के लिए। और सही बताऊं, उस टाइम पर तो AEW का यूज करके उन्होंने ट्रिक कर लिया था WWE को ज्यादा पैसे लेने के लिए, क्योंकि बाद में रैंडी ऑर्टन ने खुद एडमिट किया था कि वो AEW वाली बात मैंने इसलिए बोली थी ताकि मेरे को ज्यादा पैसे मिले। लेकिन इस बार वो चीज वर्क नहीं करेगी। पहला, एक तो उनके ट्रिक एक्सपोज उन्होंने खुद कर दी, और दूसरा AEW का जो स्टॉक है वो वैसा नहीं है जैसा उस टाइम पर था इनिशियली जब सब कुछ स्टार्ट ही हो रहा था AEW में। उस समय बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि भाई अब कुछ सालों में चीजें बहुत चेंज हो जाएंगी, लेकिन फिर पता नहीं AEW का मैनेजमेंट सही नहीं हो, फिर कांड वांड तो सारा को पता ही क्या हुए थे। तो इस बार अभी शायद ऐसा सीन ना हो। और बाकी 10 साल रैंडी ऑर्टन ने बोला है तो फिर अभी तो बहुत टाइम वो WWE के साथ ही टिकने वाले हैं, या फिर कह सकते हैं जब तक उनका रेसलिंग करियर चलेगा तब तक वो WWE के साथ ही होंगे। एक वीडियो भी आई है रैंडी ऑर्टन की तरफ से, तो नहीं आई है, इंपल्सिव शो पर गए थे जब, डेफिनेटली जो शूट वगैरह हो चुका है वहीं से है, जहां पे लोगन पॉल का शायद कोई फ्रेंड है जिसने ऐसे ट्रिक कर दिया कि रैंडी ऑर्टन से वो US टाइटल मंगवा रहा है। तो वैसे लोगन पॉल वहां पर आ धमकते हैं, तो वो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई लोगन पॉल के सामने कि लोगन पॉल थोड़ा सा डर गया, भाई अरे रैंडी ऑर्टन के पास मेरी US चैंपियनशिप है, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनको लेजेंड की तरह देखते हैं, तो रिस्पेक्ट भी उनके लिए बहुत ज्यादा है। तो ये थोड़ी फनी वनी सी वीडियो थी, तो बस ज्यादा कुछ है नहीं, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रैंडी ऑर्टन के बारे में चलो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। रैंडी ऑर्टन को एक फाइन मिल सकता है बहुत तगड़ा वाला निक ऑल्डिस की तरफ से। आपको पता ही है कि निक ऑल्डिस को उन्होंने, मैं स्मैकडाउन में बोलना भूल गया भाई, लिखा मतलब दिमाग में था वो सब, लेकिन पता नहीं कैसे एंड में आता था। मैंने बोला भी कि जब वो हाथ उठा रहे थे उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने उनको ही RKO बजा दिया था, क्योंकि रैंडी ऑर्टन का RKO हमेशा रहता है RKO आउट ऑफ नोवेयर। तो निक ऑल्डिस ने देखो ये इंस्टाग्राम पे कुछ कमेंट किया है उसी पोस्ट के नीचे, लेसन लर्न, जहां पे WWE बता रही है गेट योर चेकबुक आउट मिस्टर ऑर्टन, मतलब कि वो बता रहे भाई अपनी चेकबुक निकाल के रख जरा तो इसका मतलब कि अब वो कोई फाइन, कुछ तो सस्पेंशन, पता नहीं क्या करने वाले हैं। आई थिंक फाइन ही यहाँ पे वो होगा, क्योंकि इसलिए वो चेकबुक निकालने की बात करें, लेकिन क्या पता रैंडी ऑर्टन की कुछ और एक्शन, उनको कोई स्टोरी लाइन से सस्पेंशन या फिर कुछ दिलवा दें, क्योंकि अगर निक ऑल्डिस को उन्होंने RKO लगाया तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद कोई ऐसी स्टोरी लाइन के साथ WWE जाए, क्योंकि स्पेशली उनके लिए अलग से स्मैकडाउन का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ये चीज दिखाई गई टीवी पे, वरना ये भी हो सकता था भाई हमको दिखाने की क्या जरूरत है, कौन सा हमेशा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वगैरह कर रहे होते हैं। ये मैच से रिलेटेड है कि जैसे जब मर्जी होती तब दिखाते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, अब इसका मतलब ये थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग नहीं होती तो मैच नहीं होता। तो शायद ये कोई स्टोरी लाइन भी हो सकती है रैंडी ऑर्टन की, तो कोई फाइन या सस्पेंशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो निक ऑल्डिस की तरफ से। भले ही स्मैकडाउन का पार्ट बन चुके हैं, लेकिन जनरल मैनेजर के आगे तो झुक के रहना पड़ेगा, लेकिन अपना रैंडी ऑर्टन रहता है स्वैग वाला आदमी, वो तो किसी के सामने झुक के रहेगा नहीं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और अभी आपको पता है CM पंक वापस आ चुके हैं। हमेशा बात करते हैं कि उनके रिलेशन कैसे WWE के साथ खराब थे, खराब हैं तो नहीं बोलना चाहिए अब, लेकिन जो एक बहुत तगड़ा वाला कोर्ट केस चला था डॉक्टर क्रिस अमान जिनको बोलते हैं, वो स्टिल WWE के साथ हैं, और उन्होंने तो सू किया था CM पंक को। अब बाकी जो इसकी पूरी वीडियो फुल स्टोरी वाली मैं जल्दी लेके आऊंगा, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वाली वीडियो, सब कुछ इसका हो गया, बस चैनल पर वो लानी बाकी रह गई। और ऑब्वियसली एक चीज मैंने को पहले ही बताई थी कि CM पंक पे एक पूरा पॉडकास्ट भी आएगा सुपरस्टार स्पॉटलाइट का, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वो डेफिनेटली डॉक्टर ऐसा बंदा है जो कि खुश नहीं है CM पंक के आने से, और स्टिल वो WWE के साथ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो होता नहीं है, लेकिन कभी कभी आप रिंग साइड पर देखोगे जो WWE का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर है वही है क्रिस्टोफर अमान, और इस समय WWE के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सुपरस्टार है CM पंक। तो ये स्टोरी अगर आगे, मतलब स्टोरी तो नहीं, रियल लाइफ की चीज ही है, लेकिन अगर कोई एंगल भी WWE दिखाना चाहे कभी किसी प्रोमो में, तो एक बड़ा नोट करने वाली ये चीज़ होगी। बाकी अब उस बंदे का अगर इंटरव्यू जाके ले डॉक्टर का, तो कुछ शायद उसके बारे में और कुछ ऐसे से पता चलेगा। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये वाली वीडियो देखो आप, ये मुझे ट्विटर पे दिखी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। तो ये ड्रू मैकिंटायर जब वो वॉर गेम्स के केज के अंदर है, तो वो इस तरीके से हिला रहे हैं कि लिटरली मैं डोमिनिक मिस्टीरियो में अपने आप को देख रहा हूँ कि अगर मैं भी वहां पे होता तो शायद ड्रू मैकिंटायर से ऐसे ही डर रहा होता। मतलब जब मिला था तब तो नहीं ऐसा डरता, लेकिन जब इस एंगर के साथ, इस एग्रेशन के साथ वहां पर है ड्रू मैकिंटायर, तो डोमिनिक बिल्कुल भाई ऐसे कर रहा है, ऐसे बचना चाह रहा है वो ड्रू मैकिंटायर से। ये अपने कैरेक्टर वर्क को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे वो लेके जाते हैं। WWE ने CM पंक के जो टॉप 10 मूवमेंट्स हैं उनको फीचर किया हुआ है। नंबर 10 से नंबर 1 की तरफ आपको लेकर चलता हूं। पहला तो ECW टाइटल की जो विक्ट्री है, बहुत पुराने टाइम की बात है। पंक का नेक्सस को ज्वाइन करना, CM पंक का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतना, 2012 का हील टर्न जो कि मेरे लिए भी एक बड़ा मूवमेंट है।
फर्स्ट मनी इन द बैंक विन, ये तो पता ही है कि जो ब्रीफकेस उन्होंने जीता था। पाइप बॉम्ब, इसको तो कौन ही भूल सकता है। सेकंड MITV विन, इसके साथ साथ CM पंक का फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल विन, और जो अभी रिटर्न हुआ 2023 का, उनको ही फीचर किया है। और नंबर 1 पर जो मनी इन द बैंक का क्लासिक, आइकॉनिक और मेमोरेबल WWE की हिस्ट्री के टॉप मैचेस में से मैं इसको बोलूंगा 2011 में जो हुआ था, CM पंक ने जो जॉन सीना को हराया था, उस तरीके से इसको लिस्ट किया है। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे लोग डिबेट करेंगे इस पे कि रिटर्न होना चाहिए या फिर पाइप बम होना चाहिए या जॉन सीना का हारना होना चाहिए पंक के सामने। तो यार तीनों ही मूवमेंट अपने आप में बहुत स्पेशल है, पता नहीं इसको रैंक कैसे किया जाए। अगर आपकी कोई रैंकिंग है तो बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, और ये बताना कि जब CM पंक ने ECW टाइटल जीता था तब आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, और क्या तब WWE आप देखते भी थे या फिर नहीं। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस इज नेक्स्ट। ये हमको पता चल रहा है जैसे WWE हमको स्टोरी लाइन में दिखा रही है। और आपको बहुत टाइम पहले की एक यादें ताजा करवाता हूं, जब रोमन रेंस आए ही थे वापस से अपना पूरा ब्रेक लेके, और उनके कैरेक्टर में पूरा चेंज हुआ था। ट्राइबल चीफ बन के जब वो आए थे तो उन्होंने अपने जो दांत है उसमें वर्क किया था, उसकी वाइटनिंग करवाई थी, उसका अलाइनमेंट वगैरह सही करवाया था। तो उस टाइम पर रैंडी ऑर्टन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करी थी जहां पर एक गधे के बगल में रख के उन्होंने रोमन रेंस की फोटो डाली थी, और साथ में कैप्शन लिखा था, यू हर्ड इट फोक्स, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी कि तुमने घोड़े के मुंह से सीधा ये बात सुनी है। क्योंकि उस समय रैंडी ऑर्टन, उस समय रोमन रेंस की बहुत बात चल रही थी, तो इस तरीके से रैंडी ऑर्टन ने उनके ऊपर शॉट लिया था। और ये भी मेरे को एक फैक्ट पता चला कि प्रीमियम लाइव इवेंट में सिर्फ एक बार ही रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन का मैच हुआ है, तो इसलिए जो फैंस उसको और इस तरीके से देखे, भाई तो बहुत फ्रेश चीज़ है, इसको दोबारा से कर सकते हैं। तो अगर इस वाले पॉइंट को, ये गधा जो उन्होंने रोमन रेंस को बोला, इस पॉइंट को दोबारा से उठाकर लेके आए, तो ऑब्वियसली यहीं से एक स्टोरी लाइन है। और बाकी ब्लड लाइन के साथ जो अलग पंगे हैं वो डेफिनेटली एक इशारा करते हैं कि शायद WWE रॉयल रंबल में रोमन रेंस और रैंडी ऑर्टन का मैच करवा सकती है। बाकी इसके बारे में मैंने डिटेल में कल वाली वीडियो में बात करी थी। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी CM पंक और उनके वर्ल्ड चैंपियनशिप की विक्ट्री से है। अब वापस से WWE में CM पंक आए हैं तो क्लियरली पता चल रहा है कि WWE उनको नेक्स्ट लेवल मेन इवेंट पर रखने वाली है, बिल्कुल जो बिल्कुल टॉप टियर में रहते हैं सुपरस्टार, उनके बराबर में। तो ऐसे में सवाल यह है कि उनकी फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप विक्ट्री कब आने वाली है। तो गाइस मोस्ट लाइकली वो जो दिन है, वो जो डेट है, वो अभी से 4-5 महीनों के अंदर ही है। और मैं बात कर रहा हूँ रेसलमेनिया के उनके मैच की अगेंस्ट सेथ रॉलिंस। अगर ये मैच शो पर हो रहा है गाइस तो फिर रेसलमेनिया की नाइट 1 में ये होने वाला मोस्ट लाइकली मैच, जितना भी समझ में आ रहा है। सेथ रॉलिंस के पास आने वाली है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, इस बात का अनुमान बहुत 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 ज्यादा है। तो फिर रिटर्न करने के बाद सीधा उनको मेन इवेंट लेवल में पुश, रेसलमेनिया के मेन इवेंट में मैच, एंड देन अगर एक वर्ल्ड चैंपियनशिप की विक्ट्री उनके लिए हो रही है तो आई थिंक CM पंक इस बात से बहुत ज्यादा खुश और सेटिस्फाइड होंगे अपनी WWE की बुकिंग से। क्योंकि पहले वो इसी बात से हैरान थे, परेशान थे, उदास थे WWE से कि मैं इतने साल तुम्हारे लिए काम किया, तुमने कभी मुझे रेसलमेनिया में मेन इवेंट नहीं दिया। तो शायद जो मामला है पूरी स्टोरी लाइन का, वो रेसलमेनिया 40 में CM पंक के लिए पूरा हो सकता है। बाकी आपका क्या नजरिया, आपका क्या सोचना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। तब तक आप जिंदगी में मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।